वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली स्टूडेंट्स। मैं पवन धनगर, आपका केमिस्ट्री टीचर। और हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बोर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, है ना, इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, है ना, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बोर एटॉमिक मॉडल जो है, उसके बाद आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्पेक्ट्रम। ठीक, क्योंकि देखिए स्पेक्ट्रम को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं, है ना। और अगर इसको हम समझते हैं तो हमें दूसरी कई सारी चीजें समझ में आ जाती है। जैसे अगर बोहर का एटॉमिक मॉडल की ही बात करें तो स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद अगर हम फिर से उसे पढ़ते हैं तो वो और अच्छे से हमें क्लियर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? तो देखिए हम सभी ने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन तो छोटी क्लासेस में पढ़ी ही है ना, कि हम उसमें क्या करते थे कि एक लाइट का बीम होता था इस तरीके से, है ना। मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है हमारा, ये कोई बल्ब वगैरह है, ठीक, इससे लाइट निकल रहा है। उस सोर्स ऑफ लाइट मतलब उस लाइट की बीम को स्लिट के थ्रू हमने इसको जो है प्रोजेक्ट कर लिया है, फोकस कर लिया है, और उसे फिर हमें प्रिज्म के ऊपर जो है इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक, तो जब ये लाइट बीम प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलता है तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो जाता है स्टूडेंट? स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, या यूं कहें कि अलग अलग कलर्स जो है हमें दिखाई देते हैं। और उन कलर्स को, ठीक है, उन कलर्स को या उन वेवलेंथ को, उनका इमेज या उनका इंप्रेशन या उनके पैटर्न को हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, है ना, दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा ना पुराने जमाने में जो हम लोग फोटो क्लिक करते थे तो कैमरे के अंदर एक रोल डाला जाता था, है ना। और वो रोल में जो एक पन्नी जैसा ब्लैक कलर की जो होती थी उसी को बोला जाता है फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, क्योंकि वो लाइट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसीलिए उस पर जैसे ही ये लाइट बीम आती है तो वहां इनका जो है इंप्रेशन तुरंत बन जाता है। तो किसी भी हम कहें कि किसी भी रेडिएशन की स्प्लिटिंग के पैटर्न को, है ना, किसी भी रेडिएशन के स्प्लिटिंग के पैटर्न को जो प्रिज्म से स्प्लिट होता है, अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या किसी और स्क्रीन के ऊपर उसका इंप्रेशन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। उसे क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक, तो एक लाइन में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम जो है हमारा is a pattern of radiation, pattern of radiation on photographic plate, photographic plate, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रेडिएशन का पैटर्न यही कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ये चीज है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेडिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अगर हमें उसका इंपॉर्टेंस पता होगा तो पढ़ने में और थोड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। तो थोड़ी सी हम दूसरी बातें करते हैं अभी इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, फिर आगे चलें। देखिए रेडिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमें पता है। अच्छा पहले आप इसको ले लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, चलो देखो हमें पता है कि हर एलिमेंट जो है ना, अपने अंदर से अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को इमिट करता है। क्योंकि देखिए होता क्या है भाई, कोई चीज हमें दिखाई कब देती है? जब उस पर लाइट आता है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए सपोज ये कोई पर्सन है, ठीक, अब ये हमें दिखाई दे रहा है या बोर्ड पर लिखी हुई चीजें हमें दिखाई दे रही, क्यों? क्योंकि लाइट जो हम जला रखा है यहाँ पर हमने, ट्यूबलाइट या बल्ब जो भी, उससे जो लाइट रेज निकल रही है ना, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो वो जो लाइट रेज निकल कर इस व्यक्ति के ऊपर आती है ना, और फिर ये जो व्यक्ति या ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उस लाइट को इमिट करता है ना। पहले क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, फिर इमिट करेगा। हाँ अच्छा, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू भी जो है सरफेस से भी निकल जाती है।
तो हम लोगों की जो विजिबल रेंज है उसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें चीजें दिखाई दे रही है। पर जो लाइट की वेवलेंथ हमारी रेंज के बाहर है, मतलब जो हम आंखों से देख नहीं सकते, उनमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट की रेज जो है इसके ऊपर आई, आने के बाद इसने कुछ लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसको इमिट करना शुरू किया। ठीक है, तो देखिए ये जो लाइट है, मान लीजिए यहाँ पर 3-4 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, तो बाहर से जो सनलाइट आ रहा है वो तो सबके ऊपर एक जैसा ही आ रहा है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है भाई, क्योंकि सनलाइट जब पूरी दुनिया में मान लीजिए सूरज जब उगता है तो सनलाइट तो सबके ऊपर एक जैसा ही पड़ता है। फिर भी हम देखते हैं कि हर ऑब्जेक्ट, हर चीजें अलग अलग कलर्स की होती हैं, है ना। या फिर हम देखें कि भाई अलग अलग तरह की एक्टिविटी जो है उस सनलाइट की वजह से सब में होती है, जबकि सनलाइट एक ही है ना। वैसे ही आप देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट जो है वो सबके लिए सेम है, बट जो यहाँ से बाहर लाइट निकला इमिट होकर के, ठीक है, अब उसमें चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपका ए ऑब्जेक्ट लिया, ये बी ऑब्जेक्ट है और ये सी ऑब्जेक्ट है, तो इन तीनों ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली जो रेडिएशन है या जो लाइट है, सिंपल वर्ड्स में लाइट का यूज कर रहा हूं, है ना, जबकि हम इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या सिर्फ रेडिएशन। तो इससे इमिट होने वाली जो रेडिएशन है वो सबकी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट होगी, चाहे उन पर पड़ने वाला लाइट कैसा हो, सेम हो, पर उनसे इमिट होने वाला लाइट कैसा होगा, सबका डिफरेंट होगा। और यही वजह है कि इन सब का स्पेक्ट्रम क्या होगा, अलग अलग बनेगा। और उसी स्पेक्ट्रम के एनालिसिस से हम ये पहचान सकते हैं कि भाई ये जो था वो ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था और ये ऑब्जेक्ट सी था। ठीक है, अच्छा देखो एक और एग्जांपल सुनो। जैसे आपने कभी सोचा हो, ठीक है, कि भाई जैसे हमें पता है आज की जो हमारा सन है ना, सन के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। या मान लीजिए अभी नासा ने या और हमारे देश ने भी ये खोज की है कि भाई चांद के ऊपर पानी है ना। या फिर और दूसरे दूसरे दूर के जो गैलेक्सी है, प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर जो है इस तरह का एलिमेंट हो सकता है, या कहीं पर पानी हो सकता है, कहीं हाइड्रोजन हो सकता है ना, कहीं कोई और एलिमेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल रही है, भाई हमें कैसे पता है कि सन के पास हाइड्रोजन है और वो आपस में मिलकर हीलियम बनाती है। अब सन के ऊपर तो कोई नहीं गया नहीं, और ना ही कोई बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स वगैरह उसके पास जा सकते हैं, उस पर उतरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो दूर से ही वो देख करके ये सारी एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो कैसे देखते हैं, किसको देखते हैं वहां पर, क्या वहां हाइड्रोजन उनको दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो ये सारा कुछ जो एनालिसिस या आइडेंटिफिकेशन होता है कि दूर दूर के प्लैनेट्स पर या अपने ही ग्रह के किसी सरफेस पर हमें ये आइडेंटिफिकेशन करना हो कि कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल है और कौन से नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनसे निकलने वाला जो रेडिएशन है, उनसे निकलने वाली जो एनर्जी है ना, मतलब जो वेवलेंथ्स है अलग अलग, उनकी स्टडी करते हैं, उनका स्पेक्ट्रम बनाते हैं। क्योंकि हर एलिमेंट से निकलने वाली वेवलेंथ अलग है, मतलब हर एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, अलग बनेगा। और इवन एक ही एलिमेंट में भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम में चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो एक ही एटम का या एक एलिमेंट के एक एटम का जब भी आप स्पेक्ट्रम बनाओगे तो उसमें भी हमें कई सारी डिफरेंट चीजें देखने को मिलती है। तो दूर जो तारे, ग्रह, सितारे, है ना, इनमें जो हम एलिमेंट्स का पता लगा पाए हैं वो किसकी वजह से पता लगा पाए हैं, इस स्पेक्ट्रम की वजह से, है ना। क्योंकि देखो पहले हमने अर्थ पर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया, फिर उसका कंपैरिजन हमने कहां पर कर लिया, सन पर। हमने ये देखा कि सन से आने वाला जो लाइट है उसका जब स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन के जैसा ही बना, मतलब कि सन पर क्या है, हाइड्रोजन। इस तरीके से, हालांकि बोलने में इतना इजी नहीं है, पर करने में इतना इजी नहीं है। बहुत सारी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज समझ में आ रही है। तो स्पेक्ट्रम क्या है कि किसी भी रेडिएशन या किसी भी लाइट को जब स्प्लिट किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है अलग अलग वेवलेंथ में, या उसको सेपरेट कर दिया जाता है प्रिज्म के थ्रू, तो उस सेपरेशन को या उस स्प्लिटिंग को अगर आपने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कैप्चर कर लिया है ना, एक तरीके से उसका फोटो क्लिक कर लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए भाई स्पेक्ट्रम जो है
वो कई तरह का है हमारे पास में स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम वही पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या है। चलिए भाई, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखिए टाइप्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो टाइप हमारे पास में आता है दैट इज, दो मेजर टाइप है इसके स्टूडेंट्स, एक है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम को अगेन फिर से दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली हम देखें तो ये हमारे स्पेक्ट्रम्स के टाइप हमें पढ़ने हैं कि स्पेक्ट्रम broadly classified into two types. First is emission spectrum, second is absorption spectrum. ठीक, emission spectrum further classified into continuous spectrum and line spectrum. ठीक है, तो ये चीज हमें पढ़ना है। ज्यादातर जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं स्टूडेंट्स वो इमिशन स्पेक्ट्रम ही होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हम बनाते हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ नई चीजें उसमें ऐड हमें करनी होती है तब जाकर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो रेडिएशन है वो क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि रेडिएशन जो है वो यहां से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इमिट हो रहा है। तो जब किसी सोर्स से या किसी ऑब्जेक्ट से, है ना, रेडिएशन इमिट हो, है ना, इमिट हो और उस इमिटेड रेडिएशन का हम क्या बना लें, स्पेक्ट्रम, तो उसे क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। मतलब कोई सेम चीज कि भाई ये सोर्स से लाइट निकल रहा है, ये सोर्स से निकलने वाला जो लाइट है पहले इसे हमें क्या करना होता है, पहले इसे हमें, देखिए ये हर प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक, मान लो सन से या किसी लाइट सोर्स से जब लाइट बाहर निकलता है, रेडिएशन बाहर निकलता है, तो वो हर प्लेन में वाइब्रेट करता हुआ आगे जाता है। मतलब वो एक्स एक्सिस में भी इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ठीक, वाई एक्सिस में भी ऐसे भी वाइब्रेट करेगा और जेड एक्सिस में ऐसे भी वाइब्रेट करेगा। मतलब उस रेडिएशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हर प्लेन में वाइब्रेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो फैला हुआ लाइट है, डिस्पर्स्ड है। ठीक है, जैसे हम कमरे में बल्ब जलाते हैं तो पूरे रूम में लाइट फैल जाता है, और वही अगर हम टॉर्च ऑन करें तो वो फोकस होता है। ठीक है, तो हमें लाइट को केवल अभी क्या करना है, फोकस करना है, उसको प्लेन पोलराइज करना है। ठीक है, पीपीएल लाइट में कन्वर्ट करना है। पीपीएल का मतलब कि वो सिर्फ एक ही प्लेन में फिर वाइब्रेट करेगा, मतलब एक बीम हमको उसकी बनानी है, तो हम स्लिट लगा करके या दूसरे किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो सपोज ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकल रहा है और इस लाइट को सबसे पहले हमने क्या किया, स्लिट, स्लिट स्लिट में से गुजारा। ठीक, ये स्लिट में से जब गुजरा तो ये फोकस हो गया। फोकस होने के बाद इसको मैंने प्रिज्म के ऊपर जो है इस तरीके से डाल दिया, है ना। तो ये वही स्पेक्ट्रम जो अभी शुरू में हमने डायग्राम बनाया वैसा ही डायग्राम यहाँ पर बनेगा। तो हो क्या रहा है, इमिशन का मतलब कि या तो सीधे सोर्स से इमिट हो रहा है लाइट, या फिर सोर्स से लाइट पहले किसी ऑब्जेक्ट पर जा रहा है। मान लीजिए सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर लाइट आया और अब ये ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, तो वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है फिर उसको हमने फोकस करके और फिर क्या बना लिया, उसका स्पेक्ट्रम बना लिया इस तरीके से। समझ पा रहे हैं, या तो सोर्स ऑफ लाइट से सीधे इमिट होने वाले लाइट का स्पेक्ट्रम, या किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए लाइट को जब इमिट किया जाता है तो उसका स्पेक्ट्रम, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है ना। इवन आप देखिए इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में जंप कर देते हैं, फिर उसे रिलीज करते हुए नीचे आते हैं, है ना, यही तो होता है।
कि जैसे सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसे कहीं से कोई एनर्जी मिला, तो वो एनर्जी को गेन करके हायर ऑर्बिट्स में जंप कर जाता है, फिर वहां से अपनी एनर्जी को लॉस करता हुआ लोअर ऑर्बिट्स में वापस आ जाता है। तो जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और नीचे आ रहा होता है, उस समय उसका स्पेक्ट्रम हम बना सकते हैं, क्योंकि वो भी किसके अंदर में आ जाएगा, इमिशन स्पेक्ट्रम के। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी भी सोर्स से, किसी भी पार्टिकल से निकलने वाला या इमिट होने वाला जो लाइट है या रेडिएशन है, उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर अगर हम कहें कि भाई इसके टाइप्स, तो इसके टाइप्स में आप देखिए दो तरह के टाइप मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, एक है लाइन स्पेक्ट्रम और एक है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये क्या है कि भाई है तो ये भी इमिशन, मतलब ये इसमें भी आपको प्रिज्म लगाना होगा, एक लाइट की बीम को इस पर प्रोजेक्ट करना होगा, फिर ये भी जो है अपने कलर्स में इस तरीके से डिवाइड होगा, यही सारी चीजें होंगी इसके अंदर। बट इसमें क्या आपको एक नई चीज क्या देखने को मिलेगी कि इसमें जितनी भी वेवलेंथ या कलर्स बने, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब कि भाई सपोज मान लीजिए ये ग्रीन कलर की लाइट की वेवलेंथ है या ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर के बाद जस्ट दूसरा कलर शुरू हो गया येलो कलर, ठीक, उसके बाद जस्ट तीसरा कलर शुरू हो गया मान लीजिए, ठीक है, हम हमें पता है ना कि भाई वॉयलेट, इंडिगो, इस तरीके से हम सबको पता है, ब्लू, ग्रीन, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब कि दो कलर्स के बीच में कोई गैप नहीं है ना। ये मान लीजिए वॉयलेट है कलर की पट्टी या लाइन, और उसी के जस्ट लगा हुआ इंडिगो, वो दोनों एक दूसरे में आप कह सकते हो कि बिल्कुल मिक्स हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये हो गई वॉयलेट की लाइन और ये हो गया इंडिगो, बीच में कोई गैप नहीं है। तो जब दो वेवलेंथ के बीच में या दो कलर्स के बीच में, जो स्पेक्ट्रम में हमें लाइनें मिल रही है उनके बीच में अगर कोई गैप ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, कोई गैप उनके बीच में नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस है, और इसी को कहा जाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे रेनबो जो हमें दिखाई देता है आसमान में, ठीक है, वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, क्योंकि उसके जो कलर्स हैं उनके बीच में हमें कोई गैप नहीं दिखेगा, पूरा रेनबो एक जैसा ही दिखाई देता है, एक कलर खत्म हुआ दूसरा कलर शुरू हो गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे। ऐसा नहीं कि दो कलर्स, एक कलर इधर इस साइड बना, एक कलर इस साइड, दोनों के बीच से हमें आसमान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, वो सारे एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, मतलब कि उनकी जो वेवलेंथ है उनमें कोई भी गैपिंग नहीं होगी, है ना, सारे कलर्स एक दूसरे से लगे हुए होंगे, ठीक, ये कंटिन्यूअस। अच्छा, इसके बाद देखिए लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसमें अगर हम बात करें, तो ये भी पहली चीज तो है तो इमिशन स्पेक्ट्रम, पर इसमें अब चेंज क्या है कि भाई स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि एक कलर की वेवलेंथ आई, एक कलर ने की वेवलेंथ ने एक लाइन बनाई, फिर दूसरे कलर की वेवलेंथ आई उसने दूसरी लाइन बनाई, फिर थर्ड ने तीसरा, फोर्थ ने चौथा, इस तरीके से। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो लाइंस के बीच में या दो कलर्स या दो वेवलेंथ के बीच में गैप आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो गैप अगर दिखाई दे रहा है मतलब वो लाइन स्पेक्ट्रम है, और अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इतना सा ही अंतर है दोनों में, बाकी कोई विशेष अंतर इसमें नहीं है ना स्टूडेंट। तो इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब लाइट इमिट हो रहा है और तब उसका स्पेक्ट्रम बनाया जा रहा है। दो तरह का होता है, एक है कंटिन्यूअस, एक है लाइन। कंटिन्यूअस में जो वेवलेंथ या कलर्स है उनके बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है, और लाइन स्पेक्ट्रम में वो तो नाम ही उसका लाइन स्पेक्ट्रम है, मतलब कि वहां अलग अलग लाइनें दिखाई देगी, और लाइनें कब दिखाई देंगी, जब दो चीजों के बीच में गैप होगा, तभी तो हम उसे लाइन कहेंगे। तो मतलब लाइन स्पेक्ट्रम में दो जो आपकी लाइंस हैं, वेवलेंथ हैं, उनके बीच में, कलर्स के बीच में आपको गैपिंग दिखाई देगी, ठीक। और लाइन स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम, ठीक। ये लाइन स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो अभी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा,
तो ये एमिशन हो गया। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा है, देखिए भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि बाकी फिनोमिना सब सेम है, छोटा सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है कि भाई फिर से वही सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये रहा हमारा सोर्स ऑफ लाइट या रेडिएशन, इससे लाइट निकल रहा था, उसे हमने फोकस किया, फोकस करने के बाद एक बीम बनाई, बीम बना के प्रिज्म पे डालने से पहले, हाँ सॉरी, प्रिज्म पर डालने से पहले हमने क्या किया, प्रिज्म पर डालने से पहले हमने ये किया कि वो जो बीम थी उस बीम के सामने एक कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन रख दिया, कोई कंपाउंड रख दिया, है ना, मान लीजिए ये कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस बीम को पहले ही सॉल्ट सॉल्यूशन से गुजारा और उसके बाद फिर क्या किया, प्रिज्म के ऊपर डाला, ठीक है, पहले क्या किया, सॉल्ट सॉल्यूशन से इसको पास किया, पास करने के बाद प्रिज्म से जो है इसको गुजार दिया। तो प्रिज्म से जैसे ही ये गुजरा तो क्या हुआ, प्रिज्म से जैसे ही ये गुजरा तो स्प्लिटिंग तो होगी फिर भी, है ना, अलग अलग जो है इस तरीके की चीजें आपको देखने को लाइनें मिलेंगी। पर इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि जब इसी लाइट का हमने इस सॉल्यूशन के बिना स्पेक्ट्रम बनाया था, है ना, तो क्या हुआ था, मान लीजिए 7 कलर्स हमें मिले थे, ठीक है, 7 लाइनें हमें मिली थी। पर जब हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को, सपोज मान लीजिए कि ये 7 कलर्स की लाइनें हैं, इसके लिए कि जब हमने क्या किया, सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकला और इस सॉल्यूशन तब नहीं था, सीधे प्रिज्म पर उसको हमने प्रोजेक्ट किया, तो सीधे प्रिज्म पर जब प्रोजेक्ट किया था तो इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिला था। पर बीच में अब क्या आ गया है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मान लीजिए जो 7 लाइंस थी इनमें से कुछ लाइंस जो है अब दिखाई नहीं दे रही, कुछ लाइंस दिखाई नहीं दे रही है, मतलब कुछ कलर की जो वेवलेंथ है उसको इस सॉल्यूशन ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है ना। सपोज मान लो कि विजिबल लाइट में 7 कलर हैं, तो 7 में से 3 या 4 कलर्स को इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसका जो स्पेक्ट्रम आप बना रहे हो उसमें 2 या 3 कलर ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी की कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी जगह ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। मतलब ये हुआ कि इस सॉल्ट सॉल्यूशन ने या यहाँ पर रखे हुए किसी और सॉल्यूशन ने जो है इस लाइट बीम में से कुछ कलर्स की वेवलेंथ को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली हम सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं कि भाई हर सॉल्यूशन अलग अलग कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बेसिस पर सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी आसानी से किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने स्पेक्ट्रम और उसके टाइप फटाफट से देख लिए, इनमें कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ठीक। जो मेन हमारा जो अब हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो फटाफट इसको भी देख लो।